हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। आप ऑलरेडी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे देश में कितने टाइप के बैंक जो है वो काम करते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की बात करते हैं जी। तो मोटा मोटी हमारे देश में हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं कमर्शियल बैंक्स, फिर आते हैं जी कोऑपरेटिव बैंक्स, और फिर आते हैं आपके डिफरेंशिएटेड बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के अंदर आपके सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, फॉरेन है, रीजनल रूरल बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक में आपके अर्बन वाले हैं, रूरल वाले हैं। डिफरेंशिएटेड बैंक आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, पेमेंट बैंक है। तो इन सभी के बारे में ना आज आपके साथ विस्तार में डिटेल में चर्चा करेंगे, खूब सारी। आइए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स की। तो कमर्शियल बैंक्स बताया कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका मकसद है पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना। ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। कैसे प्रॉफिट कमाते हैं? ये लोगों से डिपॉजिट लेते हैं। आप और मैं जाते हैं बैंक में, खाता खुलवाते हैं, अपना सेविंग अकाउंट खुलवाया, करंट अकाउंट खुलवाया, एफडी करवाई, आरडी करवाई, डिपॉजिट्स लेते हैं लोगों से। उन डिपॉजिट्स का इस्तेमाल करते हैं फिर आगे लोन बांटने में। इसके अलावा आपके कस्टमर्स को और भी बहुत सारी सेवाएं ये देते हैं और इससे प्रॉफिट कमाते हैं। सर, ये जो बैंक हैं क्या ये सरकारी भी हो सकते हैं? आप सोच के बताइए, क्या सरकारी बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए बनाए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि सरकारी होगा तो ये केवल लोगों का भला ही कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। सरकारी बैंक्स भी हमारे पास, आप सभी सरकारी बैंकों में जाते होंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर कोई गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो वैसे आपको सर्विसेज इनकी शायद लगे कि यार ये तो सरकारी है, बट मकसद इनका प्रॉफिट कमाना ही है। ये आपकी अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट्स को मीट करती हैं। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो भी आप यहां जा सकते हैं। आप एक सैलरी वाले पर्सन हैं तो भी जा सकते हैं। आप एग्रीकल्चर करते हैं तो भी यहां जा सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स के अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप के बैंक आते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं, प्राइवेट सेक्टर आते हैं, फॉरेन बैंक्स भी आते हैं, और रीजनल रूरल बैंक्स भी आ जाते हैं। एक एक करके इनके बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोले तो जिसमें मेजॉरिटी स्टेक हमारी सरकार के पास है, ये आपके सरकारी बैंक आप इन्हें बोल सकते हैं। अब ये जो सरकारी बैंक्स हैं इनको फर्दर दो में बांटा गया। एक आपके पास आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको अलग रखा गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग से स्थापित किया था, अलग से बनाया था। और इसके अलावा हमारे पास है जी नेशनलाइज्ड बैंक्स। नेशनलाइज्ड बैंक्स वो बैंक्स हैं जो कि बनाए तो प्राइवेट लोगों ने थे, बट सरकार ने उन पे कब्जा कर लिया, उनको नेशनलाइज कर दिया, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। अब जानते होंगे हमारे देश में नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1969 और 1980, दो बार हमारे देश में नेशनलाइजेशन हुआ, और जो बड़े प्राइवेट बैंक्स थे उनको सरकार ने अपने दायरे में ले लिया। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में प्यारे दोस्तों ये सब बैंक्स आते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अगर बात करें कि कौन कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमारे देश में अभी काम कर रहे हैं, तो ऑफ लेटली यहाँ पे हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कंसोलिडेशन, मर्जर, अमलगमेशन, और काफी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को तो बंद कर दिया, ताला लगा दिया, और उनके डिपॉजिटर्स को भेज दिया दूसरे बैंक में। सरकार ने कहा जिनका खाता ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में है ये तो बंद हो रहा है, अब आप पीएनबी में चले जाइए, आपका खाता वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे बैंक्स को कंसोलिडेट किया, मर्ज किया। लिस्ट आप यहाँ पे पूरी देख सकते हैं जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी एक समय पे बहुत सारी सब्सिडरीज हुआ करती थी। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ये सभी को मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो आज के समय में कुछ गिने चुने पब्लिक सेक्टर बैंक ही बचे हैं जो हमारे देश में काम कर रहे हैं, जिनकी लिस्ट आप यहाँ पे प्यारे दोस्तों देख सकते हैं। तो आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो है, उसके अलावा कुछ और भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे हुए हैं हमारे देश में। अब ये नहीं पता कब तक बचे हुए हैं, क्योंकि अक्सर बातें चलती रहती हैं कि इनको भी मर्ज कर देंगे, इनको भी कंसोलिडेट कर देंगे। तो ये हमें आगे देखने को मिलेगा कि कब तक हमारे देश में ये बचे रहते हैं। चलिए अब आते हैं जी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो होंगे जिसमें प्राइवेट शेयर होल्डर्स ज्यादा कंट्रोल रखे हुए हैं, जिनका मेजॉरिटी स्टेक जो है वो सरकार के पास नहीं है। मेजॉरिटी स्टेक जो है, मेजॉरिटी ओनरशिप, मेजॉरिटी इक्विटी शेयर कैपिटल, इनकी प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास रखी गई है। अब
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमारे पास जनाब दो तरीके के प्राइवेट सेक्टर बैंक आ जाते हैं। एक है ओल्ड, पुराने प्राइवेट बैंक्स। ये वो प्राइवेट बैंक्स हैं जो हमारे देश में बहुत पहले से काम कर रहे हैं और इनको सरकार ने नेशनलाइज नहीं किया। 1969 और 1980 में जो नेशनलाइजेशन हुआ था तब इनको सरकार ने छुआ नहीं, इनको सरकार ने अपने दायरे में नहीं लिया, अपने कंट्रोल में नहीं लिया, तो पहले से चले आ रहे हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें आईएनजी वायसिया, करूर वायसिया, तो ऐसे कुछ बैंक्स हैं जो आ जाते हैं। इसके बाद है न्यू प्राइवेट बैंक्स। न्यू प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो ये नए प्राइवेट बैंक्स हैं। आप जानते हैं कि 1990s हमारे देश के लिए वो दौर था जहां पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बातें हुई थी। इकोनॉमी को ओपन अप किया गया था, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया था और इसी कंटेक्स्ट में हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को भी अमेंड किया गया और नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को यहां पे आमंत्रित किया गया। उनको यहाँ पे हमने इनवाइट किया कि आइए, हमारे देश में और बैंकों की जरूरत है, आप भी आइए और अपने बैंक खोलिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में काफी सारे नए बैंक हमारे देश में आए। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, यस बैंक, तो ये सारे बैंक जो है ये हमारे देश के अंदर ओपन हुए और ये न्यू प्राइवेट बैंक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। चलिए तो जनाब अब बात कर लेते हैं विदेशी फॉरेन बैंक्स की। तो फॉरेन बैंक कौन से होंगे? देखो, फॉरेन बैंक वो हैं जिनका जो ओरिजिन है ना इंडिया में नहीं हुआ, ये बाहर से आए हैं हमारे देश में। इनके हेड ऑफिस इंडिया में नहीं है, इनके हेड ऑफिस हैं अब्रॉड, इंडिया से बाहर। जैसे आपका एचएसबीसी है, सिटी बैंक है, डॉचे बैंक है, बहुत सारे बैंक्स इस कैटेगरी में आ जाते हैं जिन्होंने वैसे तो बाहर के हैं बट इंडिया में भी अपनी जो ब्रांचेस वगैरह हैं वो ओपन कर रखी हैं। फॉरेन बैंक्स कहा गया हमारे देश में दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तरीका तो है अपनी ब्रांच खोल लो और दूसरा है अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी खोल लो। दो तरीके से आप आ सकते हो देश के अंदर, एक तो ब्रांच खोल के, एक अपनी सब्सिडरी सेटअप करके। अब हमारे देश के अंदर 2002 से सब्सिडरीज हमने अलाउ कर दिया कि आप बना सकते हो, बट सब्सिडरी अगर आपको बनानी है तो उसमें सरकार का क्राइटेरिया है, आरबीआई का क्राइटेरिया है। आरबीआई कहता है कि आपका जो बैंक है फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट टीम होना चाहिए। तो जो भी आरबीआई के रेगुलेशंस है जनाब, इंडिया में बैंक खोलना है तो वो तो कंप्लाई आपको करने ही पड़ेंगे। चलिए तो अभी यहाँ पे ना बात करते हैं कि आरबीआई का फॉरेन बैंक्स को लेकर क्या रवैया है, क्या पॉलिसी रही है। तो आरबीआई की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बैंक्स ऑफ इंडिया, इट इज बेस्ड ऑन टू कार्डिनल प्रिंसिपल्स। दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है ये। एक है बाय रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी पता है क्या होता है? गिव एंड टेक। यानी कि अगर फॉरेन कंट्री में हमारे इंडिया के बैंकों को अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है, वहां पे उनको अलाउ किया जाता है, अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं, तो हम आपकी कंट्री को भी अलाउ कर देंगे कि वहां के बैंक इंडिया में आ सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो ओवरसीज बैंक्स उनको हम नेशनल ट्रीटमेंट इंडिया में तभी देंगे अगर वो जिस कंट्री से आ रहे हैं वहां पे इंडियन बैंक्स को अलाउ किया जा सकता है कि अपनी ब्रांचेस खोलें बिना ज्यादा रोक टोक के, बिना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस के। इसके अलावा सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस की बात की गई। देखो, आप इंडिया में आना चाहते हो आओ, बट एक तरीका चूज कर लो, या तो ब्रांच खोल लो या होली ओन्ड सब्सिडरी खोल लो, है ना। दोनों मिक्स नहीं अलाउ करेंगे। आप एक तरीके से इंडिया में आओगे, या तो ब्रांच खोल के या फिर होली ओन्ड सब्सिडरी खोल के। तो जो तरीका आपको पसंद है, जिसकी रेगुलेशंस आपको ठीक लग रही हैं, आप उस तरीके से इंडिया में आ जाइए। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब बारी आती है हमारे आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स की। तो रीजनल रूरल बैंक्स वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये रूरल एरियाज के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बना रखे हैं कि यहाँ पे हमारे रूरल एरियाज में जो बेसिक बैंकिंग और फाइनेंशियल सेवाएं हैं वो हम यहाँ पे दे सकें। ये जो बैंक्स हैं बहुत ही पुराने हैं। 1975 में हमारे पास एक नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप बना था। उस वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन थी कि जनाब ये आरआरबीज को बनाना चाहिए, और फिर हमारी पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास हुआ, एक स्पेशल लॉ बनाया गया, रीजनल रूरल बैंक एक्ट ऑफ 1976। तो इस कानून के माध्यम से इन बैंक्स को सेटअप किया गया है। हमारा पहला रीजनल रूरल बैंक, कई बार किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं जनाब पहला रीजनल रूरल बैंक कौन सा था देश के अंदर, तो ये आपका प्रथम बैंक था। प्रथम, प्रथम मतलब पहला ही हो गया ना। Based in Moradabad, it was established on 2nd October 1975। ये हमारे देश का पहला रीजनल रूरल बैंक है। इसको स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने। सर क्या ये स्पॉन्सर करना जरूरी होता है?
देखो रीजनल रूरल बैंक के ना तीन मालिक होते हैं। एक आपकी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, और एक स्पॉन्सर बैंक भी इनके साथ जुड़ा होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% हिस्सेदारी रहती है इनकी, स्टेट के पास 15% रहती है, और स्पॉन्सर बैंक के पास बाकी की बची हुई 35% जो है वो यहाँ पे रहती है। अलग अलग कमर्शियल बैंक्स ने अलग अलग आरआरबीज को हमारे देश में स्पॉन्सर किया हुआ है, और ये जो बैंक्स हैं वैसे तो आरबीआई इनको लेकर अपनी रेगुलेशंस इशू करता है, बट क्योंकि आपका जो रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो नाबार्ड के दायरे में रहता है, नाबार्ड हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, तो इनकी जो सुपरविजन वगैरह का काम है, इंस्पेक्शन वगैरह का काम है, इनके ऑपरेशंस को जो देखना है वो यहाँ पे नाबार्ड जो है ना वो देखता है। नाबार्ड इनमें एक्टिव रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो ये कुछ बातें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। चलिए तो प्यारे दोस्तों बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की। तो जैसा कि नाम से हमें कुछ पता चल रहा है, कोऑपरेशन की बात हो रही है, यानी कि मिलकर, को मतलब आपस में मिलकर कॉपरेट करेंगे, आपस में मिलकर बैंक को चलाएंगे। तो ऐसे कुछ बैंक है कोऑपरेटिव बैंक्स, जो मेंबर्स जो हैं मिलकर बैंक बनाते हैं और बैंक में पैसा डालते हैं, और उस पैसे से अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा कर लेते हैं। यानी कि जो इस बैंक को बना रहे हैं, जो इसके मालिक हैं, वही इसके कस्टमर यहाँ पे हो जाते हैं। ये जो बैंक्स है इनका मकसद कमर्शियल बैंक्स की तरह प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका मकसद होता है कि अपने जो मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे सेवाएं दें। नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे यहाँ पे ये यूजुअली काम करते हैं। दे ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट फॉर देयर मेंबर्स। और यहाँ पे हमें वन पर्सन वन वोट का प्रिंसिपल देखने को मिलता है। यूजुअली क्या होता है कंपनीज के अंदर कि जिसके पास जितने ज्यादा शेयर उतने ज्यादा उसे वोट मिल जाते हैं, बट यहाँ पे जितने पर्सन है सबको एक ही वोट यहाँ पे मिलता है। पहला कोऑपरेटिव बैंक जो हमारे देश में बनाया गया था वो है जी अन्योन्या कोऑपरेटिव बैंक, जिसे वडोदरा गुजरात के अंदर बनाया गया था 1889 में, बट आज की डेट में ऑपरेशनल नहीं है, बंद हो चुका है। कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे जो रजिस्टर्ड होते हैं वो जनरली स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, जो भी स्टेट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी का कानून है उसके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। बट कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स एक से ज्यादा स्टेट में काम कर रहे होते हैं, तो फिर वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। और अगर हम इन बैंक्स की रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन अभी थोड़ा सा और अच्छे से आप आगे सीखेंगे। तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि जो भी बड़े स्तर पे कोऑपरेटिव बैंक्स काम कर रहे हैं वो आरबीआई के दायरे में आते हैं, और यहाँ पे हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 बड़े कोऑपरेटिव बैंक्स को कवर करता है। एंड इसके साथ साथ हमारा बैंकिंग लॉस एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 जो है वो भी इनकी रेगुलेशन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ बातें प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। चलिए तो अभी बारी है स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया समझने की। तो हमारे देश का कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं जनाब, तो हम इसे दो में बांटते हैं, एक है अर्बन और एक है रूरल। ये तो हमें नाम से ही पता चल रहा है, अर्बन एरिया वाले, रूरल एरिया वाले। अर्बन एरिया की बात करें तो इसे दो में बांटा गया, एक है आपके शेड्यूल्ड और एक है आपके नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं ये अभी आगे आपके साथ डिस्कस कर लेंगे जी। अब शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड भी फर्दर दो में बांटे गए, मल्टी स्टेट और सिंगल स्टेट। मल्टी स्टेट मतलब जो एक से ज्यादा स्टेट में काम कर रहे हैं, सिंगल स्टेट जो एक ही स्टेट में काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे रूरल की बात करें तो यहाँ पे डिवाइड किया गया लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग टर्म आपको क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, और इसमें अगर हम बात करें क्या क्या आ रहा है जी, ये SCARDB, PCARDB बोले तो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स और प्राइमरी कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे तीन है हमारे पास, इसमें हमारे पास सबसे ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, और फिर सबसे नीचे ग्रास रूट लेवल पे आती है प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो ये कुछ हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा और डिटेल में इनके बारे में जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्बन कोऑपरेटिव्स की। तो अर्बन कोऑपरेटिव्स यहाँ पे हमने देखा सिंगल स्टेट मल्टी स्टेट वाले हो सकते हैं, शेड्यूल नॉन शेड्यूल वाले हो सकते हैं, बट जो मेजॉरिटी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे देश में है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो नॉन शेड्यूल्ड सिंगल स्टेट कैटेगरी में काम करते हैं, यानी कि छोटे हैं, मेजॉरिटी हमारे छोटे हैं। प्राइमरीली इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है जिस स्टेट में काम कर रहे हैं उसके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में हो जाता है। अगर ये एक से ज्यादा स्टेट में काम कर रहे हैं तो फिर ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। ये जो बैंक्स हैं
इनको आरबीआई से लाइसेंस मिलता है बैंकिंग करने का, बैंकिंग बिजनेस चलाने का, और साथ ही साथ इन पे हमें डुअल कंट्रोल देखने को मिलता है। देखो इनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले कानून में हुआ, आरबीआई से इन्होंने बैंकिंग लाइसेंस लिया, तो दो लोग हो गए ना जो इनसे जुड़े हुए हैं। एक तो आपका रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इनके साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा आरबीआई इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई का क्या रूल है, आरबीआई इनके बैंकिंग फंक्शंस को रेगुलेट करता है। बैंकिंग फंक्शंस के अंदर कैपिटल एडिक्वेसी, रिस्क मैनेजमेंट, लेंडिंग, फाइनेंशियल सुपरविजन, ये सब आता है। और अगर रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो ये यूजुअल इनके जो मैनेजमेंट वाले पार्ट है ना, कि इनका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये सब चीजें, इनकॉर्पोरेशन है, रजिस्ट्रेशन है, इनका लिक्विडेशन वगैरह, ऑडिट वगैरह, ये सब चीजों को लेकर देखरेख करता है। बट आज की डेट में प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो आरबीआई का रोल है ना, इसे कहीं ना कहीं बढ़ाया जा रहा है विद रिगार्ड टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। आरबीआई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अपने दायरे में ले रहा है, अपनी रिस्ट्रिक्शंस, अपने रेगुलेशंस, अपने कंट्रोल बढ़ा रहे। क्यों बढ़ा रहे? क्योंकि यहाँ पे हमें पिछले कुछ सालों में कुछ फ्रॉड होते हुए देखने को मिले। हमें देखने को मिला कुछ बड़े बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यहाँ पे डूब गए और लोगों के पैसे का नुकसान हो गया, और इसीलिए आरबीआई पिक्चर में आ रहा है। आरबीआई कह रहे हैं यार मैं अपना जो दायरा है, मैं अपना जो कंट्रोल है, इन पे थोड़ा सा बढ़ाता हूं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था, आरबीआई को अब ज्यादा कंट्रोल दिया जा रहा है ओवर दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे बैंकिंग लॉज को अमेंड भी किया गया। अब आरबीआई को पावर दी गई है कि इनकी मैनेजमेंट के अंदर, वैसे तो मैनेजमेंट का दायरा रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का था, बट अब आरबीआई भी इसमें टांग अड़ा सकता है इनके मैनेजमेंट और गवर्नेंस के अंदर। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड कर सकता है, इनकी मैनेजमेंट को रिस्ट्रक्चर कर सकता है, इनकी रेजोल्यूशन के लिए प्लान्स वगैरह बना सकता है। तो बहुत सारी पावर्स अब आरबीआई को मिल गई हैं। इसके अलावा आरबीआई ने अपना जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है वो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के कुछ थ्रेशोल्ड रखे गए हैं कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, और अगर आरबीआई को लगता है कि ये थ्रेशोल्ड पूरे नहीं कर पा रहे हैं, इनके अंदर कैपिटल की दिक्कत है, एसेट अच्छे नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं है, तो फटाफट से प्रॉम्प्टली करेक्टिव एक्शन ले लेगा यहाँ पे आरबीआई। जो करेक्टिव एक्शंस रखे गए हैं, कुछ मेजर्स रखे गए हैं, वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे अप्लाई हो जाएंगे, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को फिर उन मेजर्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लग जाएंगे, उन रिस्ट्रिक्शंस को यहाँ पे देखना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड रिक्वायरमेंट को देखो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को फंड्स वगैरह भी चाहिए और कुछ एडवाइजरी सर्विसेज भी चाहिए रहती हैं। तो इसके लिए हमने एक अलग से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है, उसका नाम है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनयूसी एफडीसी। ये नाम से एक अलग से संस्था बना दी है, ऑर्गेनाइजेशन बना दी है, जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की मदद करेगी। उनकी जो रिक्वायरमेंट है, पैसे की, कैपिटल वगैरह की रिक्वायरमेंट है, कुछ पैसे चाहिए, एडवांसेस चाहिए, तो यहाँ पे आ सकते हैं। उनको कोई एडवाइस वगैरह की जरूरत है तो उसके लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई ने एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया। इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अर्बन के जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको अलग अलग टीयर में रखा है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ऐसे अलग अलग टीयर बना रखे हैं। और जिसकी डिपॉजिट साइज ज्यादा है उसको ज्यादा टीयर में रखा गया, उसको ऊपर वाले टीयर में रखा गया। जिसकी डिपॉजिट साइज कम है उसको फिर अलग टीयर में डाला गया। तो डिपेंडिंग ऑन आपका कितना डिपॉजिट साइज है, उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग टीयर्स में यहाँ पे बांटा गया है, और अलग अलग टीयर के लिए अलग अलग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बना रखी है कि अगर आपके डिपॉजिट साइज ज्यादा है तो आपके लिए ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, अगर कम है तो ये आपके लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। तो अलग अलग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आरबीआई ने अपने कुछ नए रेगुलेशंस भी बना रखे हैं। तो धीरे धीरे आरबीआई का जो कंट्रोल है ना, वो कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। चलिए, तो अब बात करते हैं हमारे रूरल कोऑपरेटिव्स की। तो रूरल कोऑपरेटिव्स को हम दो में डिवाइड कर लेते हैं जी। एक हमारे पास है शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव और दूसरा हमारे पास है लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव। शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव्स की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 लेवल्स पे कोऑपरेटिव्स दिखते हैं। सबसे ऊपर स्टेट लेवल पे काम करते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और विलेज लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे सबसे नीचे काम करती हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे दो हैं जी,
स्टेट लेवल पे काम करती हैं हमारी स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, और नीचे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं हमारे प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। तो ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारा रूरल कोऑपरेटिव्स का स्ट्रक्चर है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में कौन सा आ रहा है, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कौन सा आता है, और कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर बात करें रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की रेगुलेशन को लेकर, तो अगर हम लॉन्ग टर्म वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास जो स्टेट लेवल पे और नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे पास कोऑपरेटिव्स आ रहे थे, तो कहा गया कि उनके ऊपर जो मेन सुपरविजन रखता है वो हमारा नाबार्ड रखता है। नाबार्ड देखो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है और इसी को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दे रखी है इनकी सुपरविजन की। अगर हम बात करते हैं हमारे शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में सबसे नीचे हमारे पास आते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, और ये तो बिल्कुल नीचे लेवल पे छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं। आरबीआई इनको रेगुलेट नहीं करता, जो आपका स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है वही इन्हें रेगुलेट करता है। और अगर बात करें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की, जो कि शॉर्ट टर्म के अंदर ही आ जाते हैं, तो यहाँ पे इनकी रेगुलेशन रिजर्व बैंक ने अपने पास रखी हुई है, बट इनकी जो सुपरविजन है वो नाबार्ड के पास ही आ जाती है, नाबार्ड के दायरे में ही यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि नाबार्ड ही मेनली एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स की। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ बैंक्स हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं। अभी आप अर्बन कोऑपरेटिव्स के बारे में भी पढ़ रहे थे, तो हमने उन्हें डिवाइड किया था शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड के अंदर। अब ये शेड्यूल्ड बैंक्स होते कौन से हैं? देखो, आपने अगर कानून पढ़ा है, कोई भी एक्ट पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि उस एक्ट के लास्ट में आते हैं शेड्यूल। ऐसे ही हमारा जो आरबीआई एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934 वाला, उसके भी अंदर हमने कुछ लास्ट में शेड्यूल डाले हुए हैं। तो जो भी बैंक इस कानून के सेकेंड शेड्यूल के अंदर अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं, उनको यहाँ पे बोला जाता है शेड्यूल्ड बैंक। तो ध्यान रखना, सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये पहला शेड्यूल नहीं है, ये दूसरा शेड्यूल है, ये आपको याद रखना है। सर, इस शेड्यूल में कौन से बैंक आते हैं? बहुत 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 सारे बैंक्स आते हैं जी इसके अंदर। आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपके नेशनलाइज्ड बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स भी आते हैं, आपके प्राइवेट बैंक्स भी आते हैं, फॉरेन बैंक्स भी आते हैं, और जैसा आपने देखा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी आपके कुछ इसके अंदर आ जाते हैं। अब अगर आप आरबीआई एक्ट के अंदर आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ कंडीशंस भी आपको पूरी करनी पड़ती हैं। अगर बात करें फायदों की, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप डीआईसीजीसी के डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम में कवर्ड हो जाते हो। देखो, डीआईसीजीसी हमारे पास है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये बहुत ही एक अमेजिंग सी एजेंसी है, कॉर्पोरेशन है, जो कि लोगों के पैसे को बचाती है, लोगों का पैसा डूबने नहीं देती। बैंक डूब जाएगा बट आपका पैसा नहीं डूबेगा, ये इंश्योर करती है डीआईसीजीसी। तो अगर आपके बैंक में डिपॉजिट है अप टू ₹5 लाख, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में आपका पैसा पड़ा हुआ है अप टू ₹5 लाख, उसकी इंश्योरेंस डीआईसीजीसी ने करी हुई है, तो 5 लाख तक तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। 5 लाख किस किस में? फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सबको मिला के 5 लाख तक का आपका डिपॉजिट तो डूबने नहीं देंगे। अगर आपका बैंक फेल हो जाता है तो आपको डीआईसीजीसी जो है भरपाई करेगा, आपके पैसे यहाँ पे ये चुकाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे ये इंश्योरेंस का कवरेज मिल जाता है। बैंक डूबा, लोगों का पैसा अप टू ₹5 लाख यहाँ पे नहीं डूबेगा। इसके अलावा ये जो बैंक्स होते हैं, ये आरबीआई से मदद ले सकते हैं, लोन वगैरह ले सकते हैं सस्ते रेटों पे, और साथ ही साथ यहाँ पे इनको क्लियरिंग हाउस की मेंबरशिप भी मिल जाती है कि एक बैंक का दूसरे बैंक से जो यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन्स को सेटल करना है, वो फिर क्लियरिंग हाउस के माध्यम से यहाँ पे आसानी से हो जाता है। तो काफी फायदे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, एक शेड्यूल्ड बैंक बनने के लिए आपको कुछ कंडीशंस को भी पूरा करना पड़ता है। जैसे कहा गया कि आपकी पेड अप कैपिटल कम से कम इतनी रहनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये इंश्योर करना है कि आपके जो भी अफेयर्स हैं वो डिपॉजिटर्स के अगेंस्ट ना हो। आप जो भी काम कर रहे हैं, इट शुड नॉट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। आप एक कॉर्पोरेशन होने चाहिए, ऐसा ना हो एक अकेला बंदा अपने नाम से शेड्यूल्ड बैंक बना ले। इसके साथ साथ आपको जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं, कैपिटल एडिक्वेसी वाले, प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं, प्रोविजन वगैरह जो बनाने पड़ते हैं, तो वो सब नॉर्म्स को भी कंप्लाई करना पड़ता है। तो कुछ पाने के लिए कुछ कंडीशंस को भी कंप्लाई करना रहेगा।
इसके अलावा जो बैंक ऐसे हैं जो सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट में अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाते, अपनी जगह नहीं बना पाते, उन्हें बोला गया नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। अब ये जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, ये जनरली आरबीआई से उधार वगैरह नहीं ले सकते हैं, नॉर्मल बैंकिंग के लिए तो नहीं ले सकते, बट अगर कोई इमरजेंसी आ पड़े, अब नॉर्मल सरकमस्टांसिस आ जाएं, तो हाँ, ये वाले बैंक भी जाके आरबीआई का दरवाजा नॉक नॉक कर सकते हैं, खड़का सकते हैं कि सर आपकी मदद हमें चाहिए होगी। हमारे देश में वैसे तो मेजॉरिटी बैंक शेड्यूल्ड बैंक्स ही हैं, बट कुछ लोकल एरिया बैंक्स हैं और कुछ हमारे नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे कुछ डिफरेंशिएटेड बैंक्स की। देखो, वैसे तो हमारे पास जो नॉर्मल बैंक्स देखने को मिलते हैं उन्हें बोला जाता है यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक बोले तो ये आपको बहुत सारी बैंकिंग सुविधाएं दे देती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सल सेवाएं आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। बट हमने देखा कि काफी लोगों की रिक्वायरमेंट ना बड़ी स्पेसिफिक होती है और उनको ये यूनिवर्सल बैंक पे जाने की जरूरत नहीं है। इससे बेटर है कि हम उनके लिए कुछ अलग से छोटा टाइप का बैंक बना दें, जिससे उनको बैंकिंग सुविधाएं मिल जाए। ये बैंक उनके घर के आसपास ही खुल जाए। आपके जो अनबैंक्ड एरियाज हैं जहां पे बैंक नहीं है, वहां पे ऐसे कुछ डिफरेंशिएटेड बैंक्स को खोल दिया जाए जहां से सभी लोगों को हम फाइनेंशियल सेवाएं दे पाए। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स जो होते हैं ना, ये आपकी सारी बैंकिंग सुविधाएं नहीं देते हैं, ये आपकी कुछ स्पेसिफिक बैंकिंग सुविधाएं, स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विसेज आपको दे देते हैं। कहा गया ये केवल एक नीश सेगमेंट में काम करते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट में काम करते हैं, एक स्पेसिफिक मार्केट को कैटर करते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब ये जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स है ना, इसके अंदर हमारे पास दो टाइप के बैंक आते हैं। एक आते हैं जी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और एक आते हैं पेमेंट बैंक्स। इनको बनाने का जो आइडिया है वो पहली बार नचिकेत मोर कमेटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन ने 2013 में दिया था। आज की डेट में काफी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स बन चुके हैं, जिनको आरबीआई जो है यहाँ पे लाइसेंस देता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो अगर बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो ये बेसिकली छोटा बैंक है। बैंक वाले सारे काम करेगा बट छोटे स्तर पे करेगा। ये कहा गया सारी बैंकिंग सुविधाएं आपको देंगे बट एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही ये काम करेंगे। जैसे नॉर्मल बैंक्स डिपॉजिट्स लेते हैं लोगों से, ये भी डिपॉजिट्स लेंगे। ये लोगों का पैसा जो है आगे लोन की फॉर्म में बाकियों को बांटेंगे, हाँ बिल्कुल बांटेंगे, बट इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन रहेगा वो छोटा यहाँ पे रहेगा। नेशनल लेवल पे काम ये नहीं करेंगे, लोकल लेवल पे यूजुअली ये काम करेंगे। इसके अलावा ये और भी छुटपुट फाइनेंशियल काम कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड बांट सकते हैं, इंश्योरेंस बेच सकते हैं, पेंशन के प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इनके जो टारगेट कस्टमर यूजुअली रहते हैं ना, वो स्मॉल बिजनेस लोग रहते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स रहते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज रहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग रहते हैं। तो सारी बैंकिंग सुविधाएं देंगे बट एक लिमिटेड एरिया में छोटे स्केल पे काम करेंगे। चलिए तो जनाब अब बात करते हैं पेमेंट बैंक्स की। तो कहा गया दे आर नॉन फुल सर्विस बैंक्स, यानी कि पूरी सुविधाएं तो आपको यहां से नहीं मिलेंगी, केवल कुछ छुटपुट सुविधाएं ही मिलेंगी। जैसे डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह अगर आपको जमा करवाने, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुलवाने तो खुला सकते हो। आपको अपने पैसे एक जगह से दूसरी जगह भिजवाने हैं, रेमिटेंस भिजवानी है, आप कहीं और काम कर रहे हैं, अपने घर आपको पैसे भिजवाने हैं, तो हाँ वो रेमिटेंस वगैरह आप इनसे करवा सकते हो। बट काफी सारी चीजें ये नहीं कर सकते, जैसे ये लोन नहीं दे सकते, दे कैन नॉट गिव लोन और लेंड टू कस्टमर्स। जो लोगों का पैसा इनको मिल रहा है डिपॉजिटर्स का, वो केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनको अलाउ किया गया कि आप जो अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचना चाहो, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन वगैरह, लोगों के बिल जमा करवाने, हाँ तो ये सब काम आप कर सकते हो ताकि आपकी ब्रांच का काम चलता रहे। डिमांड डिपॉजिट्स तो एक्सेप्ट कर सकते हो, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट तो खोल सकते हो, बट टाइम डिपॉजिट नहीं खोल सकते, यानी कि आप यहाँ पे अपना एफडी आरडी नहीं करा सकते, फिक्स डिपॉजिट नहीं खुलवा सकते। एटीएम और डेबिट कार्ड तो इशू कर सकते हैं, बट क्योंकि ये लोन नहीं दे सकते तो फिर क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते। इनके जो टारगेट कस्टमर रहते हैं वो जनरली जो आपके छुटपुट पुअर माइग्रेंट्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जिनको कि घर अपने रेमिटेंस बेचने, अपने कमाए हुए पैसे बेचने, वो इनकी सुविधाओं का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारे पेमेंट बैंक्स हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उनको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। जैसे आप सबसे पहले देख रहे हैं व्हाट दे मस्ट डू, उनको क्या करना ही पड़ेगा। जैसे उनकी मिनिमम कैपिटल कम से कम इतनी होनी चाहिए, कम से कम आपको इतने गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ब्रांचेस अपनी अनबैंक्ड एरियाज में खोलनी पड़ेंगी और साथ ही साथ
आप कितने डिपॉजिट लोगों से ले सकते हैं उसके ऊपर भी लिमिट लगा रखी है। आप केवल यहाँ पे इस अमाउंट तक ही जो डिपॉजिट्स हैं वो लोगों से ले सकते हैं, ऐसा नहीं अंधाधुंध जितना लोगों से पैसा लेना है वो ले सको। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी इन पे लगा रखी हैं, रेगुलेशंस लगा रखी है जो इनको कंप्लाई करनी पड़ेंगी। ऐसे ही स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का मिनिमम कैपिटल इतना होना चाहिए, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इन पे लगा रखी है। क्या क्या काम ये कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड बेच लिया, इंश्योरेंस बेच लिया, पेंशन बेच लिया, एटीएम वगैरह बना सकते हैं, बिल पेमेंट की सुविधाएं दे सकते हैं। ऐसी स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ये सब काम कर सकते हैं। ये चाहे तो फुल फ्लेज्ड बैंक में भी कन्वर्ट होना चाहे तो ये कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी है व्हाट दे कैन नॉट डू, क्या ये नहीं कर सकते। जैसे पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकते, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस नहीं भेज सकते, एक देश से दूसरे देश में पैसा नहीं भेज सकते, एनआरआई का डिपॉजिट्स नहीं ले सकते। ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं वो बड़े बड़े लोन नहीं दे सकते, वो अपनी सब्सिडरी नहीं बना सकते, सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वो नहीं बेच सकते। तो क्या ये नहीं कर सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है बैंक लाइसेंसिंग का, तो उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो हमारे देश के अंदर अगर आपको एक बैंक खोलना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस कौन देगा, बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई आपको लाइसेंस देगा। चाहे इंडियन बैंक है चाहे फॉरेन बैंक है, आरबीआई से लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा। एंड प्यारे दोस्तों, एक बैंक खोलने के लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी, ये बताया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। अब आरबीआई से आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरा करके लाइसेंस लेना चाहते हैं, क्या कभी भी जा सकते हैं आरबीआई के पास या फिर आरबीआई आपको बुलाएगा तभी आ सकते हैं? तो देखो जी, पहले पास्ट में तो आपका जो पॉलिसी था आरबीआई का, इट वाज स्टॉप एंड गो बेसिस, यानी कि आरबीआई निकालता था कि मैं बैंकों के लाइसेंस इशू करना चाहता हूं, तो जो लोग इंटरेस्टेड है बैंक खोलने में वो आ जाओ, मेरे पास अप्लाई कर दो, और अगर मुझे लगेगा कि आप रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो तो मैं आपको लाइसेंस दे दूंगा। तो पहले हमारी ऐसी पॉलिसी हुआ करती थी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में 1993 में 10 लाइसेंस इशू किए, इसके बाद 2001 2013 के अंदर यहाँ पे 2 लाइसेंस इशू किए गए। बट 2016 से आरबीआई ने अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया और अभी हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस ऑथराइजेशन पॉलिसी, जिसे ऑन टैप फैसिलिटी भी बोला जाता है। यानी कि आप कभी भी कंटिन्यूसली आरबीआई के दरवाजे खुले, आप कभी भी जाइए, आरबीआई के दरवाजे पे टैप कीजिए, खड़खड़ाइए और कहिए कि मेरे को एक बैंक खोलने का लाइसेंस चाहिए, तो आरबीआई आपकी एप्लीकेशन जो है ले लेगा, उसे चेक करेगा और अगर लगता है कि आपका लाइसेंस इशू कर देना चाहिए, आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, तो आपको लाइसेंस भी यहाँ पे मिल जाएगा। कभी भी आप जा सकते हैं आरबीआई के पास ये लाइसेंस की रिक्वेस्ट लेकर। चलिए तो अब बात करते हैं डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की। अब देखिए जी, कुछ बैंक हमारे देश में बहुत बहुत बड़े हैं और बैंकों के मुकाबले इनका साइज बहुत बड़ा है, और अगर इनमें से कोई बैंक डूब गया तो हमारा देश डूब सकता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर टू एवरी इंडियन है ना, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा बहुत सारे लोगों को कैटर करता है। कितने सारे लोगों के खाते होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आपके परिवार में आपका नहीं है तो किसी ना किसी का तो जरूर होगा ही होगा। और अगर ये फेल हो गया तो देखिए हमारी देश की इकोनॉमी पे कितना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, कितना इंपैक्ट आ जाएगा। तो इसीलिए हमने कुछ बैंक्स को आइडेंटिफाई किया कि इनका साइज तो बहुत बड़ा है, इनका साइज हमारे देश के जीडीपी के 2% से भी ज्यादा है। तो इन बैंकों को बोला गया डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स विच आर टू बिग टू फेल। बहुत बड़े हैं, इनका साइज बहुत बड़ा है, अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें लोगों को ऑफर कर रहे हैं, तो इनका फेल होना हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आरबीआई ने इन बैंक्स को 2015 से एक अलग कैटेगरी में डाल दिया, और यहाँ पे ऐसे बैंक्स को लेकर आरबीआई के फर्दर कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो यहाँ पे आरबीआई ने बना रखे हैं, ताकि इनमें से कोई बैंक डूब ना जाए। अगर डूब गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस लिस्ट में अगर बात करें तो कुछ बैंक्स जो आते हैं उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक जो है वो आ जाते हैं। चलिए तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों हमारे सामने है एक कमर्शियल बैंक की बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आप जानते हैं इसके अंदर 2 साइड रहती हैं, एक लायबिलिटी साइड होती है और एक एसेट साइड रहती है, और कमर्शियल बैंक की बैलेंस शीट में भी यही 2 साइड आपको देखने को मिलेंगी, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो कैपिटल आएंगे और लोगों से जो डिपॉजिट्स इन्होंने रेज किए हैं,
टाइम डिपॉजिट भी हो सकते हैं जैसे आपके एफडी आरडी हो गए, और डिमांड डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं जैसे आपके सेविंग और करंट अकाउंट हो गए। इसके अलावा इन्होंने जो लोन वगैरह लिए हैं, बोरिंग्स वगैरह ली हैं, वो आ जाएंगी, बाकी कोई लायबिलिटीज हैं तो वो आ जाएंगी, टोटल लायबिलिटीज निकल कर आ जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे इनके एसेट्स की बात करें तो इनके पास कैश होगा, कुछ इनके पास होगा, कुछ आरबीआई के पास होगा। इनके पास कुछ ऐसा पैसा पड़ा होगा जिसे कभी भी लोग विड्रॉ करके लेके जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स होंगी कुछ इनकी, कुछ इन्होंने लोगों को लोन वोन दिए होंगे, कुछ ऐसे बिल्स वगैरह होंगे जो इन्होंने डिस्काउंट वगैरह किए हुए हैं। तो ये सारे यहाँ पे इनके जो एसेट्स है वो बन जाएंगे। इसके अलावा बैलेंस शीट के नीचे भी इनकी कुछ आइटम्स हमें देखने को मिलेंगी जो आप बेसिकली कह सकते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की तरह होंगी। जैसे हो सकता है इन्होंने किसी की गारंटी दी हो, लोगों को लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किए हो, कुछ डेरिवेटिव के अंदर या फिर फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इनका एक्सपोजर हो सकता है। तो ये सब चीजें जो हैं इनकी बैलेंस शीट में हमें देखने को मिल जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे नजर डालते हैं कमर्शियल बैंक के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी। तो इसका फॉर्मेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपकी इनकम आ रही है और एक्सपेंडिचर आ रहा है। आप जानते होंगे कि किसी भी बैंक की जो मैक्सिमम इनकम होने वाली है वो इंटरेस्ट से ही होने वाली है। उसके अलावा बाकी कुछ और कमाइयां भी वो कर सकते हैं कमीशन वगैरह के थ्रू, और उनके खर्चे भी इंटरेस्ट के होंगे मेजरली। बाकी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी उनके होंगे, और इनके बेसिस पे ही इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे निकलेगा। तो प्यारे दोस्तों, जो इंटरेस्ट इनकम है बैंक की, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट प्रॉफिट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है ये इंटरेस्ट इनकम। और यहाँ पे एक नेट इंटरेस्ट इनकम इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब है कि आपने इंटरेस्ट से कितना कमाया माइनस इंटरेस्ट से कितना गवाया। कमाया माइनस गवाया। ठीक है, तो हमने बैंक ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया माइनस बैंक ने कितना इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसे स्प्रेड का नाम भी दिया जाता है कि इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस में कितना स्प्रेड है, कितना गैप है। और कई बार इसे इस रेशो की फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है इस तरीके से, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो रेशो है उसे स्प्रेड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स ऑफ द बैंक, इस तरीके से भी यहाँ पे डिनोट कर दिया जाता है। तो अगर आपको अलग अलग बैंक्स को कंपेयर करना है तो आप इस रेशो के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर्सपेक्टिव से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों, डिस्कशन को कंक्लूड करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास है रिजर्व्स ऑफ द बैंक्स। तो हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कहा गया कि उनके पास दो तरीके के रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। देखो, रिजर्व हर कोई मेंटेन करके चलता है। हर किसी को डर लगता है कि कभी ना ऐसा ना हो कि हमें एकदम से जरूरत पड़ जाए पैसों की, और इसीलिए रिजर्व मेंटेन करके चलते हैं। और ऐसे ही हमारे जो बैंक्स हैं वो भी रिजर्व मेंटेन करके चलते हैं। उनके पास एक तो प्राइमरी रिजर्व होते हैं और एक सेकेंडरी रिजर्व होते हैं। दो तरीके के रिजर्व उनके पास होते हैं, क्योंकि बैंक्स का सही सलामत रहना बहुत जरूरी होता है। तो दो तरीके के रिजर्व मेंटेन करते हैं। प्राइमरी रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो बैंक ने अपना पैसा जो है खुद के पास रखा हुआ है, कैश अपने पास खुद रखा हुआ है, अपना बैलेंस सेंट्रल बैंक के पास रखा हुआ है, या फिर अदर बैंक्स के पास उसके डिमांड डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं। तो ये पैसा कभी भी बैंक को जरूरत पड़े तो बैंक इस पैसे का इस्तेमाल कर पाएगा। तो इस पैसे पे बैंक कोई कमाई नहीं कर रहा, नॉन अर्निंग पैसा है, बट इट इज हाईली लिक्विड, रेडिली अवेलेबल है बैंक के पास। और ये बैंक को जब भी रिक्वायरमेंट हुई तो बैंक अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेगा। और कहा गया कि इसके अंदर हम ऐसे चेक्स जो कि अभी कलेक्ट नहीं हुए हैं उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे और पैसा बैंक के पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो बैंक्स के पास रखे रहते हैं प्राइमरी रिजर्व्स, ये मदद करते हैं बैंक को कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड मेजर इवेंट आ जाए, एकदम से सारे लोग पैसा विड्रॉ करना आ जाए, तो बैंक उसे कोप अप कर सके, उस सिचुएशन को मीट कर सके। अब प्राइमरी रिजर्व को फर्दर बूस्ट करते हैं हमारे सेकेंडरी रिजर्व। तो प्राइमरी रिजर्व में कुछ पैसा है और कुछ पैसा सेकेंडरी रिजर्व में भी रखा हुआ है, जो कि हमारे आप कह सकते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बन जाता है आफ्टर दी प्राइमरी रिजर्व। तो ये हमारी जो बैंक की लिक्विडिटी है उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ हम पैसे को बेफजूल रखे रखते हैं, बिना कमाई किए रखे रखते हैं। तो यहाँ पे हम पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, बट ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां पे रिस्क बहुत कम हो, आपको कुछ यील्ड भी मिल जाए,
आप अगर शिफ्ट करना चाहें इन्वेस्टमेंट को तो शिफ्ट भी कर सकें। जैसे आप कोई शॉर्ट टर्म लोन दे देते हैं बैंकों को, आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, ट्रेजरी बिल्स में, बॉन्ड्स में पैसा लगा देते हैं, आप कोई छोटे समय के प्रोमिसरी नोट्स में पैसा डाल देते हैं, आप अच्छी कंपनियों के कोई शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स खरीद लेते हैं, आप कोई शॉर्ट टर्म लोन देते हैं अगेंस्ट दी शेयर्स ऑफ ब्लू चिप कंपनीज, तो ये पैसा आपका डूबेगा नहीं, रिस्क फ्री कुछ कमाई भी हो जाएगी। तो ये सेकेंडरी रिजर्व का पार्ट ये हमारा यहाँ पे बन जाता है। तो सारा पैसा अपने पास ऐसे नहीं रख सकते, कुछ कमाई भी करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखना है और लिक्विडिटी को भी देखना है, और उसको बैलेंस आउट कर देते हैं हमारे सेकेंडरी रिजर्व्स। चलिए जनाब, बहुत सारी पढ़ाई कर ली, अब एक प्रैक्टिस का सवाल है, विच इज आर करेक्ट अबाउट रीजनल रूरल बैंक्स और आरआरबीज? दे सर्व द रूरल एरियाज एंड एग्रीकल्चर एरियाज विद बेसिक बैंकिंग एंड एडिक्वेट फाइनेंशियल सर्विसेज. They were set up on the basis of recommendations of Narsimham Working Group 1975. RRBs are owned by central government, state government and sponsor bank. 50%, 15%, 35%. तो प्यारे दोस्तों बताइए, क्या ये सब बातें ठीक है आरआरबीज को लेकर? जी हाँ, ये सारी बातें यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव का बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स के ऊपर चर्चा करी है, और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे पता लगा होगा कि हमारे देश में कौन से अलग अलग बैंक जो है वो काम कर रहे हैं। हमारे देश में कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, और अब तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स भी आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजों को लेकर आपको अच्छा खासा क्लैरिटी मिला है। आज इस सेशन में इतना ही जी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।